हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमने साइंस की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज 4th क्लास है। जिसको भी पहले की 3 क्लासेस का नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे तीनों क्लासेस को देख सकता है और उसके नोट्स ईज़िली बना सकता है। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आपको आगे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे चलते हैं अपनी क्लास की ओर। कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। मतलब जो सक्रिय अधिगम, जो अधिगम क्या होता है, सीखना। जो कक्षा में जो हम चीज़ें सीखते हैं उसको आगे कौन सी चीज़ें नहीं बढ़ा सकती। इस लाइन के सीधा सीधा ये आंसर है। क्या कौन सी अधिगम को चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकती, तो वो क्या है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस ऑप्शन को हमें देखना है। पहला क्या है, कक्षा में व्याख्यान सुनना। क्या सिर्फ व्याख्या सुनने से ही चीज़ें हो जाती हैं। सुनना, व्याख्या सुनना, कोई व्याख्या कर रहा है और हम सुन रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको, ये जो व्याख्या सुनना एक नेगेटिव सेंस है, ये आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा। अगर अदर क्वेश्चन में भी अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहाँ बच्चे, अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चे का जो सुनना है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, लास्ट की जो 3 ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग क्वेश्चन बना के भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, विज्ञान क्लब की स्थापना, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। पेपर सेकंड के साइंस के हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन और विज्ञान का कोना बनाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, ये बहुत से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है घुमा फिरा के। तो लास्ट के जो ये 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रावधान नहीं है। जो अधिगम को आगे नहीं बढ़ाता है वो क्या है, कक्षा में व्याख्यान को सुनना। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, निषेचन में किसका संयुग्म होता है, वो है शुक्राणु एवं अंडाणु का। ओके, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु होता है मेल एंड अंडाणु होता है फीमेल का। ओके, नेक्स्ट। 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक नाव बंद हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है कीनोपॉज। क्या कहा जाता है, कीनोपॉज। इसे रजनोवृत्ति भी कहा जाता है। जो 45 to 50 ईयर्स की जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नर में बंध्याकरण को हम क्या कहते हैं, नसबंदी भी कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बेसेक्टोमी। क्या कहता है, बेसेक्टोमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल से रिलेटेड एंड मेल से रिलेटेड। आपको बिल्कुल रट लेने हैं इन क्वेश्चंस को। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भपात की सुरक्षा अवधि कितनी है, कितनी होती है गर्भपात, जो इसमें महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं, तो वो है 3 महीने के भीतर। नोट कर लीजिए, इसमें एक ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक नोट है। 7 to 8 जो वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं, उनका गर्भपात सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एग्री देता है कि मतलब 7 से 8 हफ्ते के अंदर आप गर्भपात करवा सकते हैं अगर वो लीगल है तो। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ऑर्नियोथोफिली। क्या लिखा है, ये यो है, ठीक है ना, ऑर्नियोथोफिली। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी भी कहा जाता है। ये अब फिली में क्या होता है, इसमें तो परागण होता है, अली जहाँ पे लॉजी शब्द आ जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका अध्ययन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को कहा जाता है ऑर्नियोथोफिली एंड पक्षियों के अध्ययन के उसको क्या कहा जाता है, ऑर्नियोथोलॉजी। कीट द्वारा परागण जो होता है उसको कहा जाता है एंटीनोफिली।
और जो पानी के द्वारा परागण होता है किसी भी बीज का, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें पहला क्या है? बेकिंग सोडा से, और दूसरा क्या है? चूना से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा आपको जगह जगह आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन चूना बहुत कम सुनने को मिलता है कि इससे भी उपचार होता है। लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कोई भी दोनों आए तो उसमें दोनों को टिक करना है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आए तो उसको एक को टिक कर देना है। क्या है? बेकिंग सोडा से या चूने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं अम्ल एंड क्षार पे। किसको पता है? जो सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वो 0 होता है। जो प्रबल क्षार होता है वो क्या होता है? 14 होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 7 बीच में आ गया, और फिर 7 से लेके 14 आ गया। तो 7 क्या है? मिड वैल्यू हो गई, 0 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 14 अंत वैल्यू हो गई। तो 0 से 14 की ही वैल्यू होती है, मतलब 0 to 14 मतलब वैल्यू क्या है? जो बीच का पॉइंट होगा 7 वो होगा उदासीन, क्योंकि मिड वैल्यू है। 0 से 7, 7 से 14, तो 7 क्या मिड वैल्यू हो गई, तो ये उदासीन हो गया। और सबसे प्रबल अम्ल क्या हो गया? 0 हो गया। और प्रबल क्षार क्या हो गया? वो हो गया 14, 14 हो गया बिल्कुल। मतलब इधर से हम इधर की ओर जाते हैं। ठीक है। अम्ल क्या होता है? तेजाब या एसिड, उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलने पर कैसा हो जाता है? खट्टा होता है। अम्ल मोस्टली क्या होता है? हरे रंग का होता है, और ये पानी में घुलने पर क्या होता है? खट्टा खट्टा सा लगता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान। गाइस, पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का पीएच मान बहुत ही पूछा जाता है, चाहे वो सिरके का हो, जल का हो, नींबू का हो, रक्त का हो। भैया जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसका तो इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है। जल का भी पूछ लेते हैं, सिरके का भी पूछ लेते हैं। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है। नींबू का तो बाई चांस पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 3 ब्लड का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल का बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें। ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है, समझ लीजिए आप। तो वह 5.6 से कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम होता है। सिरके का पीएच वैल्यू 3 होता है, जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 होता है, और हमारा रक्त यानी कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। शराब का आप लोग सर्च करके बताइएगा कितना होता है। खट्टे पदार्थ का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। जितने भी हमारे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्यों कम होता है? कि जो भी खट्टी चीज़ होती हैं वो अम्ल होती हैं। अम्ल की वैल्यू 0 to 7 के बीच में ही होती है, इसलिए 7 से कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 7 के बीच में अम्ल, और 7 से ऊपर क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्षार बनता जाएगा। तो 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, और 14 जो होती है हाईएस्ट वैल्यू होती है क्षार की, और अम्ल की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो अम्ल कम्ल की ओर जाता है, क्षार ज़्यादा की ओर जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया है विज्ञान स्तर पर? ओके, तो हमारे पास क्या है? ये 4 ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, और संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विषय सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर डी होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्थानीय नागरीय राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें ये
4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें उसमें से करेक्ट ढूंढना है। तो कौन सा महत्वपूर्ण है? यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यह आयोजकों को वित्तीय सहायता देता है, बिल्कुल दोनों गलत हैं ऊपर के। यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, ये भी गलत है। ये 3 तो गलत हैं, ये सी बिल्कुल सही है। ओके, 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अन्य 2 जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और जितने भी ग्रह हैं बाकी के वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो वो कौन से हैं? पहला तो हमारा शुक्र है, और दूसरा क्या है? अरुण, जिसको हम यूरेनस कहते हैं। ये दोनों अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि ये सब 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है, टेट में ना आए लेकिन वैसे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन टेट में भी आ जाता है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। ओके, कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार से दोनों कौन अभिक्रिया करता है? वो जिंक। एक मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि अम्ल और क्षार किस में पाया जाता है? तो हल्दी में पाया जाता है और लाल बंदा गोभी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रही हैं? आप कमेंट में नहीं बताते। आपको अगर कमेंट में कुछ भी क्लास से रिलेटेड चीज़ें पूछनी हैं, कब और कितनी लंबी क्लासेस चाहिए कि छोटी क्लासेस चाहिए, और कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।